सर मैं तो इसको ऐसे देख रहा हूं कि झटके में अमेरिका ने चूहा समझ के ईरान को दबा लिया, मुंह में ले लिया। ईरान मतलब उसके लिए छछूदर हो गया है ईरान। अब न उसको छोड़ पा रहा है, न उसको निगल पा रहा है। और दोनों ही हालत में उसकी हालत है बड़ी खराब। और आने वाले दिनों में अमेरिका में होने वाला है चुनाव, और उस चुनाव में इनकी जो स्थिति है पूरी दुनिया के पैमाने पर भद्द पिटी है। वहां चाहे पूरा का पूरा अमेरिका वार इंडस्ट्री के प्रति आग्रह रखता है, लेकिन वो इतना भी आग्रह नहीं रखता है कि अमेरिका को एकदम दाव पे लगा करके तुम अमेरिका को खत्म कर दो एकदम से। तो उसके चलते अब ये अमेरिका और खास करके ट्रंप महोदय की यह मजबूरी है कि वहां एक उत्तेजना का माहौल वो बनाए रखें, ताकि चुनाव में उसी अपना ढोल पीट करके उनको लग रहा है कि मोदी जी से वो बहुत ज्यादा प्रभावित हैं कि हम अपना मीडिया उडिया लेकर के अपना ढोल ताशा बजा करके और हम जनता को हाँक करके अपने पक्ष में हम खड़ा कर लेंगे। शायद उनको एक गलतफहमी वो पाल ली है। अब वो जो उनकी दृष्टि यही नहीं है। अभी जितने समाजवादी देश दो एक बचे हुए हैं, वेनेजुएला को तो उन्होंने ऐसे खत्म कर दिया है। वो जो कोलंबिया है, वो कोलंबिया में भी वो लगे हुए हैं कि जो वहां की सरकार को किस तरीके से ध्वस्त करे। और इन सब में वो इजराइल का जो पेगासस है या जो उसका वो नहीं एक खुफिया तंत्र है और उसका अनैतिक माध्यम है, वो अनैतिक माध्यमों के इस्तेमाल के लिए इजराइल को अपने साथ उनके रखना अपनी मजबूरी है। और इजराइल की भी मजबूरी है, नेतन्याहू की मजबूरी है कि वह भी जो युद्ध के बिना वो रह नहीं सकता, वहां पर वहां जनता रह नहीं सकती। तो ये दोनों जो युद्ध पिपासु हैं वो ईरान में इतनी बुरी तरीके से पटका गए हैं कि अब उनको चाहिए अपने फेस सेविंग के लिए कोई ऐसा नरम चारा वो अपना ढूंढ रहे हैं, अपना जहां से कि वो अपना सख्त प्रदर्शन कर करके और अपने आप को वो किंग कांग अपना दारा सिंह भैया मजबूत पहलवान अपने आप घोषित कर सके। तो फिलहाल उनको उत्तर कोरिया दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उत्तर कोरिया में भी वो जाएंगे तो अपने बल पर नहीं जाएंगे। उत्तर कोरिया में वो साउथ कोरिया के बल पर जाएंगे, जिस तरीके से इजराइल के वो कहने पर वो गए थे ईरान लड़ने के लिए। तो वही स्थिति इनकी है। तो हमको लग रहा है कि अगर ट्रंप महोदय या ट्रंप अगर वो बिल्कुल निश्चित है कि अब वो छसूदर को शायद वो पूरा अपना निगल करके अपने आप को अगर समाप्त करना ही चाहेंगे अपना, तब तो ठीक है। और नहीं तो पकड़े पकड़े उसको कैसे क्या करेंगे कुछ समाधान वही ढूंढे तो ठीक है। अगर वो उत्तर कोरिया में उलझते हैं या अभी जैसे कोलंबिया में वो उलझने जा रहे हैं, या ऐसे जो ये दो तीन ये समाजवादी देश पड़े हुए हैं, वो उनका पूरा का पूरा वार इकोनॉमी इसी पर है। तो हम तो इसी संदर्भों में देख रहे हैं कि ट्रंप एकदम से हड़बड़ाए हुए हैं अपना, क्योंकि सिर्फ चुनाव उनके है। और अगर ये मध्यावधि चुनाव हारते हैं और अगर कांग्रेस में उनका ये बहुमत अगर खत्म हो जाता है, माने उनका जो ये सिंपल मेजॉरिटी है उसी में उनको दिक्कत हो रही है। तो अगर वहां पर वो मेजॉरिटी खो देंगे तो निश्चित रूप से ट्रंप की बहुत ही दुर्गत होने वाली है अमेरिका में। शायद उतनी दुर्गत भारत में मोदी की नहीं होगी जितनी दुर्गत उनकी वहां होने वाली है। तो उसी को मैनेज करने के लिए अब वो तरह तरह के उपक्रम खोज रहे हैं कि इजराइल को भी साथ रखा जाए, उसको भी संतुष्ट करके रखा जाए, और अपनी हम किसी तरीके से इमेज करके कांग्रेस में फिलहाल जो हमारा ये जितना बहुमत बना हुआ है, हमारी बहुमत वहां कम से कम बनी रहे, ताकि हम अपनी वो साख बचाए रख सकें। जी ये बहुत शुक्रिया आपका। मैं अनिस अंकुर जी आपके पास आता हूँ। आप एप्सो के साथ जुड़े हुए हैं, उसका नेतृत्व करते हैं, आप पीस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा क्यों है कि अमेरिका मतलब जिसे कहते हैं शांति से रहने ही नहीं देना चाहता इस दुनिया को? कहीं ना कहीं पर जो है लगातार इस तरीके की हिंसा और युद्ध लगातार चलता रहे, ये उसका एक वेस्टेड इंटरेस्ट तो खैर है ही, लेकिन एक पॉलिसी बनी हुई है। और पूरी दुनिया के अंदर जितनी पीस कॉन्फ्रेंसेस हैं और तमाम सारे जो पीस के जो एफर्ट्स हैं, उसके अंदर अमेरिका आगे आ जाता है। ये जो एक डुअलशिप जो है, दोगलापन जो अमेरिका की पॉलिसी में है, उसको आप नॉर्थ कोरिया को लेकर के जो बयान दिया है उसके संदर्भ में आप किस तरीके से आप देखते हैं? सुनीलन, धन्यवाद।
इससे पहले आपने जो वक्तव्य दिया उसमें जो आप बता रहे थे कि अमेरिका और यूरोप की पूरी अर्थव्यवस्था युद्ध पर टिकी। अगर हथियार न बिके, आर्म्स अगर डील न हो तो उनकी पूरी व्यवस्था बैठ जाएगी। आप देख रहे हैं कि अब लोगों ने लगभग एक आकलन भी किया है कि जब से 1776 लगभग अमेरिका के भी 250 साल हो गए, अपने 250 साल के इतिहास में भी छोटे से वक्फे को छोड़ दिया जाए तो अमेरिका लगातार हमेशा युद्धरत रहा है। 1823 में वेस्टर्न हेमिस्फीयर के लिए उसने मुनरो डॉक्ट्रिन वो ले आया। 200 साल से लगभग 250 साल से अमेरिका लगभग उसी नीति और पॉलिसी पर चल रहा है। और हथियार, जैसा कि आपने अपने वार इकोनॉमी की आपने चर्चा की, और हम लोग भी अपने एप्सो की तरफ से मानते हैं कि साम्राज्यवाद युद्ध के बगैर नहीं रह सकता, चाहे वो अमेरिकी साम्राज्यवाद हो, चाहे वो वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म यूरोपीय देशों का। इन मूल देशों का कि तीसरी दुनिया के देशों का, ग्लोबल साउथ के देशों के संसाधनों का, उनके प्रकृति का शोषण करके, दोहन करके ही ये विकास का मॉडल, ये पूंजीवाद टिका रहा है। और इसके बगैर कोई चारा नहीं है निकलने। तो पीस का कोई भी मूवमेंट है वो साम्राज्यवाद से लड़े बगैर काम नहीं सकता। यही पर वो आता है जो आपने अभी चर्चा की, उत्तर कोरिया। आपको याद हो कि लगभग अभी भी अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच युद्ध विराम है, आर्म्स स्ट्राइक्स है 1953 से। अभी भी वो कोई युद्ध खत्म नहीं हुआ, बस एक युद्ध विराम माना गया। और आप जानते हैं कि उत्तर कोरिया में कहा जाता है कि अमेरिका के जो जनरल थे, उत्तर कोरिया में कोई ऐसा खड़ी चीज नहीं थी जिसको ध्वस्त नहीं कर दिया। पूरे द्वितीय विश्व युद्ध में जितने बम गिराए गए, जितना ध्वंस हुआ, उत्तर कोरिया का जिस तरह से विनाश किया गया 3-4 वर्षों में, उसकी कोई मिसाल नहीं। तो उत्तर कोरिया में सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है कि वो हथियार, मतलब परमाणु बम रखे। और अभी जो वर्कर्स पार्टी, जो कोरिया की वर्कर्स पार्टी है, उसकी जो पीपुल्स असेंबली हुई, उसमें उसने जो अमेरिका का रुख देख रहा है, यूरोप का रुख देख रहा है, चाहे वो गजा का सवाल हो, ईरान हो, यूक्रेन हो, उसको लग रहा है कि अगर हथियारों के आप खुद सेफ न रहे, हथियार के, खासकर एटमी हथियारों के मामले में, तो हमारा बचना, सर्वाइवल मुश्किल है। क्योंकि जो हाल उसने लीबिया का किया, जो उसने इराक का किया, अफगानिस्तान का किया, आप देख रहे हैं जिनके पास परमाणु, मतलब एटमी हथियार नहीं थे। अभी क्यूबा का जो हश्र देख रहा है, अभी वेनेजुएला का आपने जिक्र किया, तो लेके कि और ईरान के पास इनकी मूल बात ये कि परमाणु हथियार, एटमी हथियार उसके पास न हो। तो उत्तर कोरिया के पास ये मेरे ख्याल से लग रहा है कि अगर एटमी हमारे पास हथियार रहे तो शायद मेरा बचना, सर्वाइवल मुश्किल है। उत्तर कोरिया के साथ दूसरी चीज है, इसका एक आयाम और है सुनीलम जी, मुझे लगता है कि असली निशाना, असली लड़ाई, जो फाइनल लड़ाई होनी है अमेरिका की, वो चीन से होनी है। तो उत्तर कोरिया के बहाने दरअसल चीन पर भी निशाना है, क्योंकि आपको पता हो कि उत्तर कोरिया का डिफेंस मतलब पैक्ट है चीन के साथ। चीन ने भी सिर्फ उत्तर कोरिया ही इकलौता देश है जिसने उसके साथ डिफेंस पैक्ट किया हुआ है कि अगर उत्तर कोरिया का कुछ होता है तो वो चीन पर ये माना जाए। तो मूलतः उसके निशाने पर, अभी आपने जापान का जिक्र किया और हिरोशिमा नागासाकी का मामला आया। आप देखिए कि जापान की जो वर्तमान सरकार है, अपने पूरे संविधान में बदलाव लाकर वो रीमिलिटराइजेशन करके जो उसका सैन्य खर्च है, सैन्य बजट है, वो उसको आगे बढ़ाता जाए। और मूल इसमें है कि चाहे वो एशियन टाइगर्स के पुराने देश हों, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे इंडोनेशिया हो, या सिंगापुर हो, हांगकांग हो, इन सब के बहाने अमेरिका जापान को लेकर, चीन को घेरने की, ताइवान को लेकर चीन पर दबाव बनाने की उसकी रणनीति है। और उत्तर कोरिया के बहाने मुझे लगता है उसके 2 लक्ष्य, एक तो चीन पर दबाव बनाना, और दूसरा वो सोच रहे हैं कि तो उत्तर, मतलब दक्षिण कोरिया के बहाने हम अगर उत्तर कोरिया पर थोड़ा एक उसको हैसियत में रख सके।
लेकिन जैसा कि हमारे बाकी वक्ताओं ने कहा, उत्तर कोरिया उस मिट्टी का नहीं बना है, उतना आसान और नरम चारा नहीं है जैसा बाकी देशों का है। उत्तर कोरिया में एक साम्राज्यवाद विरोधी भावना इतनी सशक्त है, इतनी ताकतवर है अमेरिका के अपने करतूतों और कारनामों की वजह से, कि वो उत्तर कोरिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। बल्कि उत्तर कोरिया के पास अपने इतिहास का जो सबक है वो अमेरिका को वो झटके दे सकता है जिसने उसकी कभी कल्पना नहीं। जी।